राजकुमार अभिराज जंगल में प्यासा थका हारा एक तालाब को तलाश रहा था, मगर काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे तालाब नहीं मिला। हाँ, एक तो मैं वैसे भी रास्ता भटक गया हूँ और ऊपर से प्यास के मारे मेरा गला भी सूखता जा रहा है। तालाब को ढूंढते ढूंढते मुझे शाम हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि इस जंगल में मुझे तालाब मिल क्यों नहीं रहा। इतना बोलकर राजकुमार एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसके कानों में किसी पुरुष का दर्द भरा स्वर टकराया। आह! आह! ये तो किसी घायल पुरुष का स्वर है। इसका मतलब इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई और है। राजकुमार अभिराज तुरंत उठकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने एक घने वृक्ष के नीचे लेटे हुए एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके शरीर से रक्त बह रहा था। राजकुमार दौड़ता हुआ तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, अरे, तुम तो बहुत बुरी तरह से घायल हो। कौन हो तुम और तुम्हें घायल किसने किया? वह व्यक्ति रहस्यमयी अंदाज में दर्द भरी मुस्कुराहट से राजकुमार से बोला, मैं एक जादूगर हूँ राजकुमार। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम तालाब को ढूंढते ढूंढते मुझ तक जरूर पहुंचोगे। यह सुनकर राजकुमार अभिराज बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। समय बहुत कम है राजकुमार अभिराज। कुछ समय बाद तुम मेरे बारे में सब जान जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां देना चाहता हूँ। कैसी जादुई शक्तियां? जैसे ही मैं अपनी जादुई शक्तियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की क्षमता आ जाएगी। हाथ दो अपना, लाओ। इतना बोलकर जादूगर ने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। जादूगर के हाथ पकड़ते ही राजकुमार का शरीर रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया और अगले ही पल सब सामान्य हो गया। राजकुमार को अपने अंदर एक आश्चर्य भरी शक्ति का एहसास होने लगा। मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी है राजकुमार। इतना बोलकर जादूगर ने अपना दम तोड़ दिया। तभी राजकुमार को राज्य की ओर जाने वाला रास्ता स्वयं दिखाई देने लगा। हाँ, मुझे तो लगा था कि मैं जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसका मतलब मेरे अंदर वाकई में जादुई शक्तियां आ चुकी हैं। राजकुमार अभिराज तुरंत घोड़े पर बैठकर अपने महल वापस आ गया। वह महल के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि उसके पिता राजा आदित्य दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। ठहरो राजकुमार, महल में प्रवेश करने से पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम गए कहाँ थे? पिताजी, मैं जंगल में टहलने के लिए गया था, मगर रास्ता भटक गया, इसीलिए आने में देर हो गई। वाह, भटक गए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम राजकुमार पैदा ही क्यों हुए हो। अरे, तुम्हें किसी गरीब किसान के घर में जन्म लेना चाहिए था। अरे, अपने छोटे भाई से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? वो तुमसे केवल 1 वर्ष छोटा है और वो भी जंगल जाता है, मगर टहलने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए जाता है। पिताजी, आप जानते हैं कि मैं किसी निर्जीव प्राणी की हत्या नहीं करता। बकवास बंद करो राजकुमार अभिराज। शिकार करना वीरता की निशानी होता है, वीरता की। पिताजी, वीरता युद्ध के मैदान में दिखाई जाए तो ही अच्छी लगती है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। सुनो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस राज्य की बागडोर
तुम्हारे छोटे भाई राजकुमार देवराज को ही सौंपूंगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। इतना बोलकर राजकुमार अपने कक्ष में चला गया। अगले दिन राजकुमार फिर से अपनी दिनचर्या के मुताबिक अपने राज्य की प्रजा का हालचाल लेने के लिए राज्य के एक गांव में खेतों की ओर गया ही था कि तभी उसने देखा कि कुछ लोग तेज धूप में गड्ढा खोद रहे थे। राजकुमार एक व्यक्ति से बोला, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? राजकुमार अभिराज, आप तो जानते हैं कि कुछ समय से इस राज्य में वर्षा नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पर कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार उस गड्ढे की ओर बहुत ही गौर से देखने लगा। अचानक राजकुमार अभिराज ने देखा कि उस गड्ढे के नीचे पानी है ही नहीं। राजकुमार अभिराज उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम सब यहाँ पे गड्ढा खोदकर बेवजह मेहनत कर रहे हो। तुम चाहे कितना भी गहरा गड्ढा खोद लो, मगर यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। इसलिए गड्ढा खोदना बंद करो। यह सुनकर वह व्यक्ति बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। इतना बोलकर राजकुमार वहां आसपास नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे जमीन पर चली गई। राजकुमार अभिराज तुरंत वहां पर जाकर खड़ा हो गया। उसके मन के अंदर से एक आवाज आई कि उस जमीन पर उसे हाथ रखना चाहिए, और राजकुमार अभिराज ने ठीक वैसा ही किया। अगले ही पल राजकुमार को जमीन के नीचे पानी दिखाई देने लगा। राजकुमार अभिराज उन सभी व्यक्तियों से बोला, तुम सभी को यहाँ पर गड्ढा खोदना चाहिए, समझे? यहाँ से निकलेगा पानी, यहाँ खोदो। ये सभी व्यक्ति राजकुमार अभिराज की बात सुनकर चुपचाप वहाँ गड्ढा खोदने लगे। कुछ देर की मेहनत के बाद ही वहाँ पर पानी निकल आया। ये देखकर एक व्यक्ति चीखता हुआ राजकुमार अभिराज से बोला, अरे देखो देखो देखो, हम पिछले एक हफ्ते से इस जगह पर गड्ढा खोद रहे थे, मगर पानी की एक बूंद नहीं निकली। मगर अरे यहाँ तो कुछ ही देर में पानी निकल आया। अरे देखो देखो देखो। अरे बस बस बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि तुम जिस जगह पर गड्ढा खोद रहे थे वहां पानी था ही नहीं, तो निकलता कहां से? देखो, यहां है पानी। इतना बोलकर राजकुमार अभिराज वहां से आगे की ओर चल दिया। राजकुमार अभिराज थोड़ा आगे गया ही था कि तभी उसे एक स्त्री दिखाई दी, जो अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही थी। राजकुमार अभिराज उस स्त्री से बोला, अरे तुम्हारी माँ तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही है, इन्हें कहाँ ले जा रही हो? राजकुमार अभिराज, मैं इन्हें वैद्य जी के पास ले जा रही हूँ। ये मेरी माँ है जो कुछ समय से बीमार चल रही हैं। वैद्य जी के इलाज से इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। वैद्य जी ने कहा है कि कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगी। राजकुमार अभिराज उस बूढ़ी औरत को गौर से देखने लगा। अचानक राजकुमार अभिराज को उस बूढ़ी औरत की मृत्यु दिखाई देने लगी। राजकुमार अभिराज उदास होकर उस स्त्री से बोला, सुनो, इन्हें घर ले जाओ। वैद्य के इलाज से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरी मानो तो इन्हें घर वापस ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? अब देखो, मैं क्या बोलूं, मैं कहना तो नहीं चाहता, परंतु सत्य यही है कि माफ करना, लेकिन इनकी मृत्यु निश्चित है। इतना बोलकर राजकुमार अभिराज वहां से चला गया। ये बूढ़ी औरत उस स्त्री के साथ कुछ ही दूर चली ही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत ने अपने प्राण त्याग दिए।
अपनी माँ को मरता हुआ देख वो स्त्री रोती हुई बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमार ने जो बोला वो सत्य हो गया। कुछ ही समय में सारे राज्य में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राजकुमार अभिराज के अंदर भविष्य देखने की क्षमता है। उस दिन से रोज रोज ऐसा ही होने लगा। राजकुमार अभिराज जिसके पास से गुजरते उसे उसका भविष्य दिखाई देने लगता, किसी का अच्छा तो किसी का बुरा। राजकुमार अभिराज इसी चिंता में महल से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि तभी उसका छोटा भाई राजकुमार देवराज राजा आदित्य के साथ वहां पहुंचा। ये क्या है भैया? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको राजा नहीं बनना और दूसरी ओर आप सारे प्रजा में ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आपको भविष्य दिखाई दे रहा है। ये क्या बात हुई? तुम्हारा छोटा भाई सही कह रहा है अभिराज। आखिरकार ये सब कुछ है क्या? पिताजी, ये बिल्कुल सच है। मैं किसी का भी भविष्य देख सकता हूँ। ये कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ मैं। जो सच है वो सच है। अपने भाई की बात सुनकर राजकुमार देवराज हंसता हुआ बोला, जो सच है तो सच है। अच्छा ये बताओ भैया, मेरा भविष्य क्या है? मैं कुछ देर बाद क्या करने वाला हूँ, बताओ। अच्छा। राजकुमार देवराज की बात सुनकर अभिराज उसे बहुत ही गौर से देखने लगा। तो हम दोनों भाई कुछ ही देर में जंगल में एक राजकुमारी से मिलने के लिए जाएंगे। राजकुमार अभिराज की बात सुनकर राजकुमार देवराज और उसका पिता राजा आदित्य आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अभिराज। मैं तुमसे यही कहने आया था कि अपने पड़ोसी राज्य केशव नगर के राजा वीर सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा ने तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। और मैंने राजा वीर सिंह से यही कहा था कि मैं अपने दोनों पुत्रों को उनकी पुत्री के पास भेजूंगा। राजकुमारी चंद्रलेखा एक बार मेरे दोनों पुत्रों को देख लें, फिर वो जिसे भी पसंद करेंगी मैं उनके साथ उनका विवाह कर दूंगा। और इस समय राजकुमारी चंद्रलेखा अपने सैनिकों के साथ एक जंगल में ठहरी हुई है। मैं तुम्हें और देवराज को, हाँ सही कहा तुमने, मैं उनके पास ही भेजने वाला था। परंतु तुम ये बात कैसे जानते हो? पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे भविष्य दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, इन सब के बारे में मैं तुमसे बाद में चर्चा करूंगा, पूछूंगा। फिलहाल तो मुद्दे की बात यह है कि तुम दोनों को राजकुमारी चंद्रलेखा से जंगल में जाकर मिलना है। जाओ मिल लो। अपने पिता का आदेश सुनकर राजकुमार अभिराज अपने छोटे भाई राजकुमार देवराज के साथ जंगल की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वो केशव नगर के जंगल में एक सुंदर वृक्ष के नीचे अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ पर राजकुमारी मुस्कुराती हुई उन दोनों को रहस्यमयी अंदाज में देख रही थी। राजकुमारी चंद्रलेखा अभिराज से बोली, मैंने विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे लिए भेजा था। हालांकि तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे कम सुंदर नहीं है, परंतु मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं विवाह तुमसे ही करूंगी। अचानक राजकुमार अभिराज को चंद्रलेखा के रूप में एक बहुत ही भयानक राक्षसी दिखाई देने लगी। उसके सामने अपने राज्य की हर तरफ तबाही के दृश्य घूमने लगे। तभी उस दृश्य में एक चिड़िया राजकुमार अभिराज के सामने आ गई और इंसानी आवाज में बोली, राजकुमार अभिराज, तुम्हें किसी भी हाल में मुझे ढूंढना होगा, नहीं तो तुम और तुम्हारा राज्य बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाओगे और तुम्हें इस मुसीबत को खत्म करना है। तुम्हारा राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में है। राजकुमार अभिराज के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। तभी उसका भाई राजकुमार देवराज उससे बोला, क्या हुआ भैया? अचानक आपके माथे से पसीने की ये बूंद कैसे टपकने लगी?
राजकुमार देवराज की आवाज सुनते ही राजकुमार अभिराज जैसे ही अपने होश में आया और चंद्रलेखा से बोला, मैं आपके प्रस्ताव पर सोच विचार कर जवाब दूंगा राजकुमारी चंद्रलेखा, ठीक है? सोच लीजिए राजकुमार, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है। अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो आप मेरे राज्य के भी महाराज बन जाएंगे। राजकुमार अभिराज चंद्रलेखा की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ अपने छोटे भाई के साथ वहाँ से निकल आया और कुछ दूर आकर वो अपने छोटे भाई राजकुमार देवराज से बोला, छोटे भाई, पिताजी से कहना कि मैं कुछ समय के बाद महल में लौटूंगा, ठीक है ना? ये क्या कह रहे हैं आप भैया, चलिए ना। अरे तुम पिताजी से कहना कि हमारा राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो मुसीबत क्या है ये मैं भी नहीं जानता। मैं उस मुसीबत को खत्म करके ही महल वापस आऊंगा, ठीक है? जाओ। अपने भाई की बात सुनकर राजकुमार देवराज वहाँ से चला गया। राजकुमार अभिराज ने अपने घोड़े का रुख उस दिशा की ओर कर लिया जहाँ पर एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। कुछ ही देर में राजकुमार अभिराज साधु बाबा के सामने खड़ा हुआ था। साधु बाबा रहस्यमयी अंदाज में राजकुमार अभिराज से बोले, तुम्हारे अंदर तो भविष्य देखने की शक्ति है राजकुमार अभिराज, फिर तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता कैसे पड़ गई? भविष्य देखने की क्षमता की इच्छा मैंने नहीं की थी साधु महाराज। जब से ये शक्ति मेरे अंदर आई है, मेरा जीवन आम जीवन नहीं रहा। राजकुमारों का जीवन कभी आम नहीं होता। लेकिन साधु बाबा, मैं किसी को मुसीबत में घिरा हुआ नहीं देख सकता। मैं किसी को उदास नहीं देख सकता। जब भी मैं किसी के भविष्य में उसके परिवार या उसके किसी अपने की मृत्यु देखता हूं तो क्या मेरा मन विचलित हो जाता है। जब किसी मनुष्य का मन किसी की तकलीफ देखकर विचलित हो जाता है, वही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाने लायक होता है। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राजकुमार अभिराज सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मुझे अपने राज्य में तबाही दिखाई दी। चंद्रलेखा के रूप में एक राक्षसी दिखाई दी और एक चिड़िया भी दिखाई दी जो इंसानी आवाज में मुझसे बात कर रही थी। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजकुमार अभिराज की ओर देखकर बोला, तुम्हें उस चिड़िया को तलाशना होगा और तुम्हें वो चिड़िया वहीं पर मिलेगी जहां पर तुम्हें वो जादूगर मिला था। क्या तुम जानते हो कि वो जादूगर किस जंगल में था? नहीं साधु बाबा, मैं तो रास्ता भटक गया था। जब जादूगर ने मुझे भविष्य देखने की शक्ति दी, उसके बाद मुझे रास्ता दिखाई देने लगा। तुम जिस जंगल में भटक रहे थे, वो जंगल केशव नगर राज्य के इलाके में आता है और तुम उसी राज्य की राजकुमारी से मिलकर आ रहे हो। तुम्हें इसी केशव नगर के जंगल में जाना होगा। तुम्हें वहां चिड़िया स्वयं आवाज देगी। जब तुम उस चिड़िया को देखोगे तब तुम्हें कुछ और भी दिखाई देगा। कुछ और से आपका क्या मतलब है? देखो, तुम्हारे अंदर भविष्य देखने के साथ साथ कुछ और भी चमत्कारी शक्तियां हैं। समय आने पर तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उस चिड़िया को देखकर तुम्हें एक स्थान दिखाई देगा। उस स्थान पर केवल वही चिड़िया जा सकती है। वो चिड़िया केवल तुम्हारे इंतजार में इसी वजह से है क्योंकि वो नहीं जानती कि उसे कहां जाना है, और उसे जहां जाना है वो स्थान तुम उसे बताओगे तो ही तो वो जा पाएगी ना। ठीक है, जाओ, अब देर मत करना। साधु की बात सुनकर राजकुमार अभिराज अपने घोड़े पर बैठ गया और अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ केशव नगर के जंगलों की ओर निकल गया। राजकुमार उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसे कुछ समय पहले वो जादूगर मिला था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई।
मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजकुमार अभिराज। राजकुमार अभिराज ने जैसे ही पलट कर देखा तो एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई राजकुमार को घूर रही थी। हाँ, तुम तो वही चिड़िया हो जो मेरे भविष्य के दृश्य में आई थी। वो चिड़िया स्त्री की आवाज में राजकुमार अभिराज से बोली, हाँ, मैं वही चिड़िया हूँ। तभी राजकुमार अभिराज को अचानक एक तालाब के बीच एक लाल रंग का वृक्ष दिखाई देने लगा। उस लाल रंग के वृक्ष के एक पत्ते पर एक अंगूठी रखी हुई थी। तुम्हें क्या दिखाई दिया राजकुमार? मुझे एक तालाब के बीच एक लाल वृक्ष दिखाई दिया जो यहाँ से दाईं ओर कुछ ही दूरी पर स्थित है। उस लाल वृक्ष के एक पत्ते पर एक सोने की अंगूठी रखी हुई है। मैं समझ गई कि मुझे वो सोने की अंगूठी लानी होगी। इतना बोलकर वो चिड़िया राजकुमार की बताई हुई दिशा की ओर चली गई और सीधे तालाब के बीच उस लाल वृक्ष के पास पहुंचकर सोने की अंगूठी को ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे सोने की अंगूठी मिल गई। चिड़िया सोने की अंगूठी को तुरंत राजकुमार के पास लाकर बोली, इस अंगूठी को ले लो राजकुमार और मेरे साथ केशव नगर चलो। केशव नगर? लेकिन क्यों? इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो। जब तुम राजकुमारी चंद्रलेखा से मिलोगे तब तुम्हें इस अंगूठी का रहस्य पता लग जाएगा। सूरज ढलने से पहले हमें किसी भी कीमत पर केशव नगर के महल में चलना ही होगा। राजकुमार ने तुरंत उस सोने की अंगूठी को पहन लिया और उस चिड़िया के साथ सीधे केशव नगर के महल के अंदर राजकुमारी चंद्रलेखा के पास चला गया। आज ही तो हम मिले थे राजकुमार, और तुमने कहा था कि तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए। क्या तुमने इतनी जल्दी सोच लिया? मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद कर ही लोगे। तभी वही चिड़िया वहाँ पर उड़कर आ गई, जिसे देखकर चंद्रलेखा की आंखों में खून उतर आया। राजकुमार अभिराज, तुम इस चिड़िया को यहाँ पर क्यों लाए हो? अचानक राजकुमार अभिराज की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर सीधी राजकुमारी चंद्रलेखा पर पड़ी और राजकुमारी चंद्रलेखा एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। महल के सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए। भयानक राक्षसी राजकुमार अभिराज से बोली, अच्छा, तो तुझे इस रहस्य का पहले से ही पता था कि मैं राजकुमारी चंद्रलेखा नहीं बल्कि एक राक्षसी हूँ। विश्वास करो कि मैंने तुम्हें भविष्य में एक राक्षसी के रूप में देखा था, परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम वास्तव में एक राक्षसी ही होगी। तभी चिड़िया राजकुमार अभिराज से बोली, राजकुमार अभिराज, इस अंगूठी को इस राक्षसी के ऊपर फेंक दो। राजकुमार अभिराज ने ठीक वैसा ही किया और ऐसा करते ही उस राक्षसी के शरीर में आग लग गई और वो कुछ देर में जलकर राख हो गई। ऐसा होते ही वो चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ चंद्रलेखा में ही परिवर्तित हो गई। ये सब क्या रहस्य है? अगर तुम चंद्रलेखा हो तो जो अभी जलकर राख हुई वो कौन थी? इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का पिता राजा वीर सिंह भी आश्चर्य से बोला, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बेटी कौन है। मैं आपको समझाती हूँ पिताजी। दरअसल जो चंद्रलेखा आपके साथ रह रही थी वो चंद्रलेखा नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। मतलब? कुछ समय पहले मैं अब शिकार पर गई थी। शिकार के दौरान मुझे एक शेरनी मिली और मैंने उस शेरनी के ऊपर तीर चला दिया। उस शेरनी ने दम तोड़ दिया। तभी वहाँ पर एक जादूगर आ गया और मुझसे बोला कि मैंने जिस शेरनी को मारा है वो एक राक्षसी की बहन है जो कि शेरनी के रूप में थी। उस राक्षसी की बड़ी बहन मुझसे जरूर बदला लेगी। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाली राक्षसी आ गई। वो राक्षसी उसकी बहन थी। उसने क्रोधावश मुझे एक चिड़िया में परिवर्तित कर दिया। वो जादूगर को भी मारना चाहती थी, लेकिन जादूगर के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ थीं, इसलिए वो चाहकर भी जादूगर को नहीं मार पाई, परंतु उसे घायल जरूर कर दिया।
और मेरा रूप लेकर मेरे ही महल में आकर रहने लगी। जादूगर जानता था कि उस राक्षसी की मृत्यु एक ऐसे राजकुमार के हाथ लिखी है जो मन का साफ सुथरा हो और जिसके दिल में दूसरों के प्रति इंसानियत हो। जब तुम वहाँ से गुजरे तब जादूगर समझ गया कि वो तुम ही हो जो राक्षसी को समाप्त कर सकते हो। जादूगर के प्राण उसकी शक्तियों में बसते थे। उसने अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे दी और खुद प्राण त्याग दिए। बाद में राक्षसी ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लिया कि उसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी है, इसलिए उसने तुम्हारे पिता को एक विवाह का प्रस्ताव भेजा। अगर तुम उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो वो तुमसे विवाह करके तुम्हारी पत्नी बन जाती और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीनकर तुम्हें मार देती, और उसके बाद वो मेरे और तुम्हारे राज्य में भी तबाही मचा देती और सारे राज्य के लोगों का खून पी जाती। मगर वो भूल गई कि जिसकी मौत जिसके हाथों लिखी होती है वो होकर ही रहती है। तो तुम पहले से मेरा इंतजार कर रही थी? तुम्हें कैसे पता था कि मैं वहां आऊंगा? क्योंकि मुझे जादूगर ने बता दिया था कि जिस राजकुमार को वो अपनी जादुई शक्तियाँ देगा केवल वही राजकुमार बता सकता है कि वो सोने की अंगूठी कहाँ पर है, जिससे राक्षसी का अंत किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और राजकुमारी, मुझे भविष्य में अपने राज्य की तबाही दिखाई दी थी, तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? हर भविष्य नहीं बदलता राजकुमार, परंतु भविष्य की कुछ झलकियां हमें सचेत करने के लिए भी दिखाई देती हैं। अगर तुम भविष्य की उन झलकियों को नजरअंदाज कर देते तो ठीक वैसा ही होता जो तुम्हें दिखाई दिया था, परंतु तुमने मुझे ढूंढकर राक्षसी का अंत कर दिया और भविष्य बदल गया। राजकुमार अभिराज अपने महल में आ गया। कुछ समय बाद राजकुमार अभिराज का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से हो गया और उसके पिता ने राजकुमार अभिराज को महाराज घोषित कर दिया।